हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ASRB AO एंड FA प्रीवियस ईयर में जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए ना, उन्हीं को लेकर मैं बेस्ड पेपर यहाँ पर लेकर मॉडल पेपर लेके चल रहा हूँ, जिसमें आज मैं कराने वाला हूँ आप सभी के लिए स्टैटिक जीके का तांडव पार्ट 1, जिसमें आज हम टोटल कवर करने वाले हैं दोस्तों 35 क्वेश्चन। और 35 क्वेश्चन से आप इसी में दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कंसेप्ट वाइज आप सभी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ये है एमसीक्यू बेस्ड है, सॉरी एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर चलने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। यदि आप पूरा का पूरा जीके 50 में 50 लाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करिए 147 का। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9838845742। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें, कॉल कृपया ना करें, क्योंकि दोस्तों सीटें फुल वन होने वाली हैं। जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग जल्द से जल्द इस क्रैश कोर्स में हिस्सा ले लीजिए। इस कोर्स में आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और उसके बाद टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट का पूरा फुल स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यदि आप CBT 1 क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर आए। चलिए दोस्तों वीडियो को हम आगे लेकर चलते हैं, क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन जरूर हो जाइए। 10 के आधार के 10 के यानी कि 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 10 के आधार पर जनगणना प्रारंभ हुआ दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में दोस्तों? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, ये 10 के आधार पर जनगणना है। और यदि सबसे पहले जनगणना की बात की जाए, मतलब 10 के आधार पर नहीं, तो 1872 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और 10 की ये जनगणना प्रारंभ हुआ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और सन की बात अगर पूछ लिया तो 1881। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कि 2021 की जो जनगणना हुई थी, भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है। तो ऐसा स्टेट केवल दोस्तों केरल है, और इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, यानी कि केवल वन स्टेट ऐसा है जिसमें लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है ना। और यदि पूछ लिया कि लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का है, तो आप आंसर देंगे हरियाणा। क्या आंसर देंगे दोस्तों? हरियाणा आंसर देंगे। और लास्ट में क्लास देखने के बाद कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा लगा दोस्तों। यदि आप कुछ मेरे लिए अच्छा करेंगे, कमेंट करेंगे अच्छा सा खूबसूरत सा, तो मैं और भी मोटिवेट रहूँगा क्लास लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यदि इसका आंसर आपको पता है ना, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लें दोस्तों। बात कर लें IMF यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, प्लस यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो यहाँ पर जो हेडक्वार्टर है ना IMF का प्लस WB का, ये है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में। बात कर लें WHO का प्लस WTO का, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का, और ये WTO का, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। यदि क्वेश्चन पूछ लिया यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको आंसर क्या देना है? पेरिस। क्या आंसर देना है दोस्तों? पेरिस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारा क्वेश्चन जो मिल रहा है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। यदि सिलेक्शन लेना है तो औरों से बेहतर सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बात करेंगे जो यहाँ पर जनसंख्या दिवस की, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, यानी कि 11 जुलाई को यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब इसके फैक्ट की बात करें, अब क्वेश्चन में ये आ जाता है कि यह कब से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये 1989 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? 1989 से यह स्टार्ट हुआ, अर्थात 1989 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। चलिए यानी कि पहली बार
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 1989। जब भारत, अब ये कमेंट करके बताइएगा उस समय कितनी जनसंख्या हो गई थी तब इसको शुरू किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो भारत में यदि हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होता है 6, अर्थात भारत में राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। चीज़ों को समझिएगा, सॉरी शास्त्रीय भाषाएं पूछा ना, तो शास्त्रीय भाषाएं 6 का मैं नाम बता दे रहा हूँ, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। लेकिन एग्जाम में ये पूछ लिया कि इसमें से नवीनतम कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से नवीनतम कौन सा है, यदि यह पूछ लिया क्वेश्चन में कि नवीनतम बताइए, तो नवीनतम आप सभी के सामने हो जाएगा उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया हो जाएगा। तो नवीनतम है दोस्तों उड़िया। और यदि पूछ लिया शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, यानी कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो ओवरऑल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों? 8 है, अर्थात 8 है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1885, अर्थात 1885 में। अब यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी स्थापना की थी किसने? तो इसकी स्थापना दोस्तों की थी A.O. हुम ने। किसने की थी? A.O. हुम ने। यदि बात करेंगे पहले अंग्रेज अध्यक्ष की, तो ये थे जॉर्ज यूल। कौन थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। स्थापना हुई थी 1885 में। किसने स्थापना की थी? A.O. ह्यूम ने। और यहाँ एक बात बता दें कि पिछले साल यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो अभी इस बात को समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? यहाँ पर इस तरीके से समाधि स्थल का भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है दोस्तों विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है दोस्तों? विजय घाट है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। किसका नारा दिया था दोस्तों? जय जवान जय किसान का, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन की, ताशकंद समझौता। जी हाँ दोस्तों, इनसे रिलेटेड यह क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था, यह आपको कमेंट करना कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यानी कि 1960 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था ना, उसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यहाँ पे अंबिका चरण मजमूदार। किसने दोस्तों? अंबिका चरण मजमूदार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन सेट करने में, बनाने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, सिलेक्ट करने में कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मुझे काफ़ी टाइम लगा दोस्तों, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, सिर्फ आपके लिए। तो यदि आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर फ्री का ये सब करने से क्या मतलब है? इस चीज़ को थोड़ा गहराई से सोचिएगा। बहुत सारे लोग फ्री का सब चीज़ PDF वगैरह क्लासेज वगैरह दे रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी के लिए फ्री में डेडिकेट हूँ। अब आप लोग समझिएगा कि क्या डिफरेंस है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है षणमुखम शेट्टी। किसके द्वारा दोस्तों? षणमुखम शेट्टी के द्वारा अब तक सर्वाधिक बजट पेश किया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। LPG में गंध किसके कारण होती है? यानी कि जो LPG होता है इसमें जो गंध होती है दोस्तों, यह किसके कारण होती है? ये हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों बात करेंगे जो LPG में जो गंध होती है ना, ये होती इथाइल मर्केप्टान के कारण। किसके कारण? इथाइल मर्केप्टान के कारण
यहाँ पर एलपीजी में गंध होती है, ठीक है ना। इसमें मिला क्या होता है, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मिला होता है। क्या मिला होता है दोस्तों, इसमें मिला होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है ना। अगला, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है सीएनजी में क्या मिला होता है दोस्तों, तो सीएनजी में मीथेन होता है। सीएनजी में क्या होता है डियर, सीएनजी में मीथेन होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। यानी कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। प्राइम मिनिस्टर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, शेख हसीना। इतना क्वेश्चन आप सभी लोग जरूर, 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है दोस्तों टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका। चलिए तो बात करते हैं बांग्लादेश की जो सर्वाधिक सीमा है ना, वह किस राज्य से लगती है। तो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा लगती है दोस्तों WBC अर्थात वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से। अब यहाँ पर आ गया बात पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल की यहाँ पे सीएम की बात करेंगे तो कौन है, ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। किस पार्टी से है, तृणमूल कांग्रेस से है, ठीक है। देखिए नाम थोड़ा सा अजीब है ना, तृणमूल या तृणमूल कांग्रेस से, ठीक है ना। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो दोस्तों सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों 1925 में। कब, यानी कि 1925 में सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की और यह पहली भारतीय महिला थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू, कब, 1925 में, ठीक है ना। यहाँ पे जगह का नाम, सिटी का नाम पूछ लिया तो आपको क्या कमेंट करना है, कानपुर दोस्तों कमेंट करना है। अब एक और क्वेश्चन इसी समय आप सभी को बता देता हूँ। 1924 में यहाँ पर बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें मात्र एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने दोस्तों अध्यक्षता की थी। तो 1924 में बेलगांव में, यानी कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एशियाई विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों एशियाई विकास। ए से एशियन, डी से डेवलपमेंट जिसका मतलब होता है विकास, और बी से होता है बैंक, यानी कि ADB। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों मनीला में। कहाँ पर, मनीला में। तो पूछ लिया एग्जाम में, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में, अर्थात 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मेंबर कितने हैं, तो इसके मेंबर है दोस्तों 68, अर्थात 68 इसके मेंबर हैं। इसके अध्यक्ष कौन है, अस्कावा इसके अध्यक्ष है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, कमेंट करके इससे हमें इस समय हमें जरूर बताइए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। तो कुछ दिन पहले अशोक लवासा थे, शायद चेंज हुआ, तो नए कौन हुए हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपने दोस्तों में वीडियो को शेयर नहीं किया है, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं ना, तो यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास के मतलब हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर दोस्तों में करके एक बार आ जाइए दोस्तों। नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करो, बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया, लाइक किया तो एक बार शेयर करें दोस्तों। चलिए आगे आते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो दोस्तों रेबीज के टीके की यदि हम बात करेंगे तो रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों लुई पास्चर ने। किसने की थी दोस्तों, लुई पास्चर ने की थी यहाँ पर रेबीज के टीके की खोज। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना का जो आयुक्त थे ना वो कौन थे। तो 2011 के जो जनगणना के आयुक्त थे दोस्तों वो थे चंद्रमौली। कौन थे डियर, चंद्रमौली थे। और उस समय का जो थीम था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या था दोस्तों, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। क्या नाम है, किसान घाट।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है ना, कमेंट करते रहिए कि यस सर हमको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। कितना आपके क्वेश्चन आज के क्लास से कितना क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं ना, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। माजुली द्वीप की बात करेंगे दोस्तों, यह असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है यह पूछ लिया तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है, असम में। अगला, जनसंख्या किस सूची का विषय है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे जनसंख्या किस सूची का विषय है तो दोस्तों जनसंख्या की बात करेंगे तो यह समवर्ती सूची का विषय है। कौन सा सूची का? समवर्ती सूची का विषय है। यदि बात कर लिया जनगणना किस सूची का विषय है तो आप क्या कमेंट करेंगे दोस्तों? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है दोस्तों? संघ सूची का। लेकिन यदि बात कर लिया शिक्षा किस सूची का विषय है तो शिक्षा दोस्तों यह भी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है ना? चलिए आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जरूर पता होगा। तो दूध से दही बनाने में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा जीवाणु दोस्तों? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यहाँ पर दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का यूज किया जाता है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। क्या नाम है दोस्तों? अभय घाट। अगला क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन आप सभी को हम यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों वो थी एनी बेसेंट। क्या थी? कौन थी? एनी। कांग्रेस से क्वेश्चन बता देते हैं। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी दोस्तों एनी बेसेंट थी। ठीक, आयरलैंड की थी और इन्होंने होम रूल 1916 में स्टार्ट की थी। लेकिन इंडियन का पूछ लिया ना तो आपको सरोजिनी नायडू टिक लगाना है। चलिए आगे आते हैं। एक सेकंड दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 21। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो सुरेश तेंदुलकर समिति के संबंध की बात करेंगे तो इसका संबंध है दोस्तों गरीबी से। किससे रिलेटेड है? सुरेश तेंदुलकर यहाँ पर समिति का संबंध है गरीबी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोस्तों बात करेंगे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो दोस्तों अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विल्सन। क्या नाम है डियर? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों माउंट विल्सन। क्या नाम है? माउंट विल्सन। इसे चलता हुआ महाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? चलता हुआ महाद्वीप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस पर बर्फ ही बर्फ है। क्या है? बर्फ ही बर्फ है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जनरेटर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड जनरेटर? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को सिंपल सा यहाँ पर आंसर है। इसका आंसर हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जनरेटर का आविष्कार फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बात करेंगे विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग से तो स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? कौन सा डिजीज? स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या दूध में विटामिन सी पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। एकदम आपको एकदम यह क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में और यहाँ पर बच्चों बहुत बार क्या करते हैं, एस करके चले जाते हैं। तो दूध में दोस्तों विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है। इस सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ लेता है कभी कभी। तो विद्युत धारा का मात्रक है दोस्तों एम्पियर। क्या है? एम्पियर। पूछ लिया ओम का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर प्रतिरोध किसका मात्रक है? तो ओम का मात्रक है। या ऐसे पूछ लिया कि ओम का मात्रक क्या है? तो आपको कमेंट करना है प्रतिरोध। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो हैरल्ड डोबर मॉडल। यहाँ देखिएगा हैरल्ड डोमर मॉडल। तो आप डोमर मॉडल से भर याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यदि हम बात करेंगे द्वितीय, यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब से कब तक हुई थी? चीज़ों को समझिएगा।
1951 से लेकर 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना। बात करेंगे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना, वो 1956 से लेकर 1961 के बीच यहाँ पर थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी डियर, वो यहाँ पर दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? महान लोबिस मॉडल पर। किस पर दोस्तों? महान लोबिस मॉडल पर। महान लोबिस मॉडल पर सेकेंड यहाँ पर सेकेंड मॉडल महान लोबिस मॉडल। इसके अंदर 3 लौह इस्पातों को खोला गया। इसके अंदर दोस्तों क्या किया गया? जो सेकेंड यहाँ पर था इसके अंदर 3 लौह इस्पात खोले गए। कितने? 3 लौह इस्पात खोले गए। और यहाँ पर बोकारो को भी इसी में खोजा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए एक बात और, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो ना, मान लीजिए एक आध क्वेश्चन इधर उधर मिस्टेक भी होता है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने में, तो उसके लिए सॉरी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ कोई भी आंसर, कंसेप्ट या फिर कुछ भी जो अलग से बताओ गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है डियर? राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है उड़ीसा में। किसके, पूछ लेता किसके सहयोग से? तो ये स्थित है दोस्तों जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में स्थित है? तो बात करेंगे भारत में जो न्यूनतम जनसंख्या है ना, वह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे भारत में न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पर सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। यदि पूछ लिया अधिकतम कहाँ स्थित है, तो अधिकतम आपको यूपी टिक लगाना है। कम से कम पूछेगा तो सिक्किम, और अधिकतम पूछेगा तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर विधानसभा राज्यसभा की सीट सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र की खोज किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन यानी कि O3, ओजोन का रासायनिक अणुसूत्र की बात करेंगे तो इसका अणुसूत्र होता है डियर O3। तो ओजोन छिद्र, यहाँ पर यदि बात करेंगे ओजोन छिद्र की, तो इसकी खोज की थी फॉरमैन ने। किसने की थी डियर? फॉरमैन ने। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन जो होता है वह पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। और यहाँ पे इससे कौन सा पूछ लेता है, ओजोन से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो स्किन कैंसर। कौन सा रोग होता है डियर? स्किन कैंसर जो रोग होता है ना, वो ओजोन से ही होता है, ठीक है ना। ओजोन छिद्र की खोज किसने की? फॉरमैन ने। और ये ओजोन है कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए, और यहाँ पर इस तरीके से इसके लिए एक दोस्तों प्रोटोकॉल बना ओजोन के लिए 16 सितंबर 1987 को। कब? 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल बना जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रिकेट्स रोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों रिकेट्स रोग का संबंध विटामिन डी से। विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसे पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में। दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो रिकेट्स रोग का संबंध विटामिन डी से। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी पूछ लेता है। तो इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? सूखा रोग हो जाता है। और कैल्सीफेरॉल इसी को बोलते हैं। कैल्सीफेरॉल इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बात करेंगे कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और इसे थाल या मटका नृत्य भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस नृत्य को थाल नृत्य या फिर मैसे मटका नृत्य भी बोलते हैं। किस नृत्य को? कुचिपुड़ी। तो ये है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम में कभी कभी ये आता है कि इसके कलाकारों का नाम बताइए। तो इसके कलाकार जो मेन है दोस्तों दो हैं, एक है शोभा नायडू, एक कौन है दोस्तों? एक है शोभा नायडू, और एक कलाकार है दोस्तों आप सभी के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इन दो कलाकारों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बात करेंगे दोस्तों, जो पक्षियों का अध्ययन होता है ना, उसे बोला जाता है आर्नियोथोलॉजी। क्या बोला जाता है? आर्नियोथोलॉजी बोला जाता है। जो स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है उसको हम बोलते हैं आर्नियोथोलॉजी। तो पक्षियों के अध्ययन को आर्नियोथोलॉजी बोला जाता है। पूछ लिया कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों? पूछ लिया विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये है दोस्तों हमिंग बर्ड। कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड है विश्व का सबसे छोटा पक्षी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो खाने का सोडा होता है ना, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होता है दोस्तों? खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि हम बात करेंगे इसके अणुसूत्र की, तो अणुसूत्र होता है NaHCO3। अणुसूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। यदि हम बात करें थोड़ा सा आगे, जो धोने का सोडा होता है उसका जो अणुसूत्र होता है Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। एक होता है नीला थोथा, यानी कि कापर सल्फेट। नीला थोथा को हम क्या बोलते हैं? कापर सल्फेट, अर्थात CuSO4। फिर आ जाता है जिप्सम। जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। क्या होता है? CaSO4 2H2O। फिर पूछ लेता प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो कुछ नहीं करना, हाफ कर देना है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है ना? इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल रही है दोस्तों, आप सभी के लिए हार्ड वर्क किया जा रहा है ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है ना? आपका सिलेक्शन ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और आपका एम क्या होना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये NBE नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसका महत्व आप सभी लोग ज़रूर समझ रहे होंगे, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है और हर एक एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके कितना ज़्यादा आता है, इससे मतलब यदि आप लोग कंटिन्यूअसली एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और इसी स्टैटिक जीके का बहुत सारे लोग पेड कोर्स भी लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जैसे पूछ लिया पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो मैं पिछला जो भी है दोस्तों वो रिवाइज करवाता चल रहा हूँ। तो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। और पहली महिला एनी बेसेंट। महात्मा गांधी ने 1924 बेलगांव में अध्यक्षता की। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे डियर? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? 1887 में। और ये मद्रास अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था डियर? मद्रास अधिवेशन में 1887 में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने यहाँ पर अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? जी हाँ दोस्तों, जो 11वीं अनुसूची है ना, वह किस संविधान सभा के तहत जोड़ी गई है? तो दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है ना, ये जोड़ी गई है 73वें 73, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत यह दोस्तों जुड़ी गई है। तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो को अभी मैं यहीं पर रोकता हूँ। 35 क्वेश्चन हो चुका है। मुझे कम से कम दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करेंगे 1000 है तो 200 स्टैटिक जीके का क्वेश्चन तो मुझे कराना ही कराना है। कम से कम 200 स्टैटिक जीके करा दूंगा दोस्तों। और जो 60 डेज 60 क्लासेज का जो एम है ना, वो टारगेट हिट करिए आप सभी लोग, और आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आप उन क्लासेज को देखते हो, रेगुलरली PDF यहाँ पर प्रोवाइड में जो करता हूँ ना, वो आप देखते हैं। अभी मैं कुछ दिनों के बाद क्या करने वाला हूँ, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर भी कराने वाला हूँ। और कराने के बाद मतलब मैं वादा तो नहीं कर सकता, 15 अगस्त के पहले ही मैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको PDF दे दूंगा। उसको पढ़ के जाइएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर आएगा फिर कहिएगा, ठीक है ना? चूंकि सबको पता है जो फ्री का चीज़ होता है वो अच्छा नहीं लगता, ये बात आप सभी लोग को जानकारी होना चाहिए कि फ्री का चीज़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फ्री का पा रहे हैं तो फिर आप जरूर इसे करिए। किसी भी पेड कोर्स में चक्कर में ना रहें, कहीं से टेस्ट सीरीज लगाते तो लगाते रहिए, मैं नहीं मना करने वाला हूँ। आपको जो इच्छा करे वो करिए। फिलहाल में हमारी जो क्लासेज है ना, आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।